अब यूजीसी का भी जो नया-नया पैटर्न हो गया है, वो आप ये कह के नहीं चल सकते हैं जो हाँ, इसको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो आजकल हर एक बिंदु को टच कर रही है। यानी सिलेबस को अच्छे से पढ़ा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सिलेबस का आप एक बार तो पूरा ऑल ऑन उसका पढ़ लीजिए। जिसमें होता है जो बहुत से डाटा नहीं मिल पाते संस्कृत में, शिलालेख से संबंधित बहुत से डाटा नहीं मिल पाते हैं संस्कृत में। अब पहले उससे उतने क्वेश्चन नहीं आते थे, पर आजकल उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं शिलालेख वगैरह से भी। तो मेरा ये कहना रहता है जो अधिकतर बच्चे वो टॉपिक छोड़ देते हैं, मुझे ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं ये पढ़ ही नहीं सकता, मुझे नहीं आता है ये टॉपिक। पर हो सकता है उसमें कभी-कभी क्या होता है, बहुत ईज़ी सवाल पूछ देता है, लेखक का नाम ही पूछ देता है। अब हम विद्यार्थियों से एक-एक करके जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी रणनीति बनाई थी, योजना बनाई थी, जिससे कि संस्कृत साहित्य से उनका जो है जेआरएफ हो गया। सबसे पहले भैया आपका नाम? मेरा नाम मणिपुष्पा घोष है। मैं वेस्ट बंगाल मालदा ज़िला से आया हूँ। तो मैंने जब यहाँ आया तब मेरा नेट नहीं हुआ था, तब मेरा पैट से में ही आया था। मगर ये डिपार्टमेंट में आने के बाद मैं हम लोगों का नया एचओडी घनश्याम महातो, डॉक्टर घनश्याम महातो एवं और शिक्षक डॉक्टर आर एन चौरसिया एवं डॉक्टर ममता स्नेही ये सर मैडम के मार्गदर्शन में आते ही हम लोगों को नेट जेआरएफ करने के लिए बहुत उत्साहित किया है। और हम लोग मैंने मेन पाठ्य पुस्तक से इसका तैयारी किया है। मेन पाठ्य पुस्तक में एक एक नेट का सिलेबस से एक एक बिंदु में लेकर उसमें से पढ़ा है। और फर्स्ट पेपर में अरिहंत, उपकार एवं पियर्सन, ये तीनों जो मार्केट में मिल जाता है किताब, फर्स्ट पेपर से इनका तैयारी किया है। और जेआरएफ करने के लिए नेट तो ऐसा हो जाता है, मगर जेआरएफ करने के लिए फर्स्ट पेपर में नंबर ले आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पेपर में ध्यान रखते हुए दोनों पेपर को तैयारी करते हुए मेरा इस नेक्स्ट बार मेरा जेआरएफ निकल गया। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि पेपर 2 है संस्कृत, पेपर 1 जो है जिसमें कि 10 यूनिट है, तो पेपर 1 माफ़ कीजिएगा, पेपर 2 जो संस्कृत है उसमें तो बहुत सारी रचनाओं को भी शामिल किया गया है। तो वो कैसे पढ़े, कैसे तालमेल बनाए, क्या रणनीति था, कोई नोट्स बनाए या सर के मार्गदर्शन में ही वो आपको मिला कि सर ने ही कोई चीज़ लिख कर आपको दी? सर एवं मैडम इन्होंने, और मेरा जो गाइड है यहाँ का, तो सर ने बोला था मेरे को पहले जो सिलेबस है उस सिलेबस को पहले एक एक बिंदु को देखो। तो देखने के बाद उसमें से मैंने मूल किताब से उसको देखा, मगर जब पढ़ने लगा तब बहुत कठिनाई हुई। तब सर लोगों से आके पूछताछ किया और सर ने बोला नोट्स वगैरह बनाओ। तो उसमें से पढ़ के मैं अपना हिसाब से मैं एक नोट तैयार किया था। तो नोट्स तैयार करके उसमें से जब एग्ज़ाम देने गए तो वो नोट सिर्फ ऐसे मैंने रटता था। मैंने जस्ट जाने के टाइम 1-2 बार देखते थे पन्नी उलट पलट के, तो उसमें से मेरा काम आसानी हो गया। अच्छा, पेपर 1 के लिए आपने क्या किया? पेपर वन के लिए मैंने अरिहंत, पियर्सन जो है, मैं बंगाल से होने के कारण मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, तो इसीलिए मैं पेपर 1 के लिए मैं इंग्लिश मीडियम चुना था। तो उसमें अनसीन एक टॉपिक आता है, 5 क्वेश्चन आता है उसमें से। तो अनसीन को मैंने ऐसे तैयार किया है, जो अनसीन हम पाँचों में से 5 ही क्वेश्चन उसको सही होना चाहिए, ऐसे उसको तैयार किया है। और रीजनिंग है, रीजनिंग वगैरह, और उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसको मैं बहुत अच्छा से पढ़ा, क्योंकि मैं पहले यहाँ के आने से पहले मेरा एमएड कर चुका हूँ मैं। तो इसलिए मेरा रिसर्च मेथोडोलॉजी मेरा उसमें से मेरा बहुत उसमें तो मैथ, रीजनिंग, डीआई सब ने उसमें से मेरा आसानी हो गया। वो तैयारी आपको नहीं करना पड़ा क्योंकि आपने पहले से जो पढ़ा था हाँ, इसलिए? मैंने एमएड कर रखा हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा आसानी हुआ है उसमें से। भैया आपका नाम? मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है। मैं बेगूसराय ज़िले के बागडोह गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं उस बालकाल की पढ़ाई मेरे बेगूसराय के राजकीय कितमत विद्यालय बागडोह में हुआ है। उसके बाद उच्च शिक्षा मैंने हंसपुर स्कूल से किया। उसके बाद हम बीए की पढ़ाई रामचरित्र सिंह स्मारक कॉलेज बिहार से किया। और पीजी की पढ़ाई मैं सर गणेश दत्त महाविद्यालय जीडी कॉलेज से मेरे पढ़ाई हुआ। अभी मैं विभाग में पीएचडी डॉक्टर मोना शर्मा के मार्गदर्शन में मैं कर रहा हूँ। तो जेआरएफ आप उत्तीर्ण कब हुए थे? जेआरएफ हम 2023 में इस बार जून में उत्तीर्ण हुए हैं। अच्छा, इसी बार आप उत्तीर्ण हुए? जी। तो संस्कृत साहित्य में कौन सा आपने रणनीति बनाया, या बच्चा जो देख रहा है वो क्या पढ़े ताकि उसका संस्कृत साहित्य से जेआरएफ हो जाए, और आपको तैयारी करने में कितना समय लगा? हम तैयारी लगभग 1 महीना की है, और हमने देखे गुरुओं का मार्गदर्शन। जैसे धरा कहते हैं ना, धरा जब जब विकल होती है मुसीबत का समय आता है। मुसीबत से जुड़ने के लिए कोई न कोई महामानव के हमारे महामानव के रूप में डॉक्टर आर एन चौरसिया सर, डॉक्टर मोना शर्मा, ये सब हमारे महामानव के रूप में आकर हमें एक प्रेरणा दिया। जैसे गागर में सागर समाने के साथ, और संस्कृत गंगा का ये बुक है पढ़ैक्यता, जो इसमें गागर के सागर करने का इसमें अच्छा, ये गाइड है, ये संस्कृत साहित्य संस्कृत गंगा का, ये वहाँ का यूट्यूब चैनल भी निःशुल्क है, जिससे बच्चे पढ़कर अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। और ये जो है ये किनका चैनल है या किनका बुक है? सर्वज्ञ भूषण सर का है बुक। ये मतलब बहुत उपयोगी है, एकदम उपयोगी है संस्कृत के लिए। संस्कृत के लिए संस्कृत साहित्य के जो बच्चे, ये जो बता रहे हैं बिल्कुल उपयोगी किताब। संस्कृत साहित्य के जो भी बच्चे हैं इस किताब को, इस गाइड को जरूर पढ़िएगा, ये काफी उपयोगी है। भैया का कहना है जेआरएफ होने में इनका काफी एकदम ये बुक गागर में सागर समाने का है। जो पढ़
पढ़ लेगा, कम से कम 1 महीना भी पढ़ लेगा, उसको जीआरएफ 100% क्वालिफाई हो जाएगा। भैया जैसे ये तो पेपर 2 के लिए आप बताए, पेपर 1 के लिए कैसे पढ़ा जाए? पेपर 1 के लिए हमारे भाई धीरज सर जो हैं वो इंग्लिश से अभी एमए किए हैं और बीएड भी किए हैं। वो हमको रीजनिंग, मैथ और सीडीपी सब अच्छे से कंप्यूटर जो हमको पढ़ाए, जो उनके मार्गदर्शन में हमें अच्छी तरह से ये नॉलेज मिला और हमने अच्छी तरह से पेपर 1 भी क्वालिफाइड कर लिए। मैथ, रीजनिंग इन सब चीज़ों में हाँ। समस्या नहीं आई? नहीं आई। धीरज सर जो है मेरे भाई वो बहुत ही अच्छे से हमको। अच्छा, आपके वो भाई हैं, हाँ। आपको उन्होंने खुद ही पढ़ा दिया? हाँ जी। अच्छा, आपके पास ये भी किताब है? जी, ये संस्कृत गंगा का है। ये क्वेश्चन बैंक लग रहा है। हाँ, इसमें व्याकरण का 1000 से अधिक प्रश्न है। अच्छा, इसमें 2094 से जितने प्रश्न हाँ, सारा है। व्याकरण का इसमें प्रश्न। तो इससे ये भी समझ में आएगा कि जितना प्रश्न पूछा गया उसको एक बार पढ़ लिया जाए। जी। उपयोगी किताब है। हाँ। आप लोग भी इस किताब को पढ़े थे? अच्छा, ये इन्होंने इस किताब को पढ़ा। तो इसके बाद देखिए, जैसे भीम को रुचि मिला था, अर्जुन को रुचि मिला था भीम के भोजन से, उसी प्रकार आपको हमें ये रुचि मिला जब एक दिन हम विभाग में आए तो देख रहे थे ऋतु दी को सम्मान किया जा रहा था, तो हमको लगा हमें भी सम्मानित होना चाहिए। हमको ऐसा प्रतीक हो रहा था कि मानो तारों के बीच में एक चंद्रमा चमक रहा, और जब चंद्रमा का दर्शन हो तो तारों को कौन देखता है, ऐसा मेरा पहले हो रहा था। उसके बाद हमने प्रयास किया और हमें भी जागृत हुआ। हम जैसे दरिया में समुद्र समा सकती है, दरिया में भी समुद्र समा सकती है, मिले सम्मान हीरे को तो पत्थर भी जाग सकती है, मिले सम्मान जब हीरे को तो पत्थर भी जाग सकती है। ऋतु दी से हमें प्रेरणा मिला और हमें सहयोग में बालकृष्ण जी बहुत सहयोग किए, मणिपुष्पक जी सहयोग किए और विभागाध्यक्ष महोदय सहयोग किए, जिसके कारण मैं उत्तीर्ण हुआ। और मैं बच्चे को ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जिस प्रकार अर्जुन ने अपने तोते को नेत्र पर, मतलब पक्षी को नेत्र देखना चाहिए, उसी प्रकार आपको नेट जीआरएफ करने के लिए पहले सिलेबस पर ध्यान देना एकदम फोकस देना पड़ेगा। सिलेबस को देखिए अच्छे से, उसके बाद अध्ययन कीजिए और ये ध्यान रखिए जो क्या हमको नहीं पढ़ना क्या है तो ठीक है, और हमें क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में भी ध्यान रखें, और सिलेबस को देख के हमें अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, इस समय जो ऋतु जी का जिक्र हो रहा था, ये यहीं पे हैं, बैठे हुए हैं, तो आपका जेआरएफ कब हुआ था? मेरा जेआरएफ 2022 के दिसंबर में हुआ था। उससे पहले मेरा नेट हो चुका था जून में। 1 साल में 2 सीजन होता है, तो उससे पहले मेरा जून वाले में नेट हुआ था और सेकंड में मेरा। तो आप पीजी के दौरान ही निकाल लिए थे या पीएचडी में एडमिशन करने के बाद आपका? नहीं, पीजी के बाद मैं 1 साल का गैप ली थी और उस दौरान मेरा हो गया था। जैसे कि अभी भैया ने कुछ किताबों का जिक्र किया, मैंने दिखाया भी, तो आपने किस तरह से रणनीति अपनाया? क्योंकि 2 पेपर है, पेपर 2 और 1, तो जो संस्कृत साहित्य का इतिहास होगा, जो भी उसमें यूनिट होगा, और उधर 10 यूनिट है पेपर 1 में, तो दोनों में किस तरह से आपने योजना बनाया? बारी-बारी से बताइए। संस्कृत के लिए आपका कैसे आपने तैयारी? संस्कृत का तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखा। सिलेबस का जितना एनालिसिस आप कीजिएगा, जितना डिटेल्स में उसको जानिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहता है। उससे एक रणनीति हमारे माइंड में फिक्स होती है। और फिर आजकल फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, वो जितना भी 2012 से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, तो फिर जितना भी उसमें क्वेश्चन हुआ, तो इससे ये समझने में मुझे आसानी मिली जो कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए, फिर कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, किससे ज़्यादा से प्रश्न आते हैं, कौन सा टॉपिक ठीक है। अब जैसे कि साहित्य का 1-2 बुक है जो बहुत लंबा 100-200 श्लोक रटेंगे, हो सकता है उसमें से एक पूछ दे, तो फिलहाल मैं उसे फर्स्ट बार में इग्नोर की, जो हाँ ठीक है इसे बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ साहित्य में पोर्शन है जिससे गद्यांश पूछे जाते हैं, फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे 5 नंबर का पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का सवाल है, तो वो तो नहीं छोड़ा जा सकता है। वो आइडिया मुझे लगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए, कौन सा टॉपिक ठीक है। अब यूजीसी का भी जो नया पैटर्न हो गया है, वो आप ये कह के नहीं चल सकते हैं जो हाँ इसको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो आजकल हर एक बिंदु को टच कर रही है। यानी सिलेबस को अच्छे से पढ़ा था। बिल्कुल सिलेबस का आप एक बार तो पूरा ऑल ऑन उसका पढ़ लीजिए, जिसमें होता है जो बहुत से डाटा नहीं मिल पाते संस्कृत में, शिलालेख से संबंधित बहुत से डाटा नहीं मिल पाते हैं संस्कृत में। अब पहले उससे होता है क्वेश्चन नहीं आते थे, पर आजकल उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं शिलालेख वगैरह से भी। तो मेरा ये कहना रहता है जो अधिकतर बच्चे वो टॉपिक छोड़ देते हैं, मुझे ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं ये पढ़ ही नहीं सकता, मुझे नहीं आता है ये टॉपिक। पर हो सकता है उसमें कभी-कभी क्या होता है, बहुत ईज़ी सवाल पूछ देता है, लेखक का नाम ही पूछ देता है। अगर वो टॉपिक मैं पहले ही छोड़ चुकी होती तो वो तो लेखक का नाम भी मुझे नहीं आता। इसीलिए मेरा ये एक रहता है, मैं बच्चों को सजेस्ट भी करती हूँ, एक बार सामान्य परिचय हर एक का पढ़, जितने बुक लगे, हाँ बेसिक समझ है, फिर आपको अगर उसमें जाना है, फिर आपको ये भी डिसाइड करना होगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसमें डिटेल्स में जाइए। अब अच्छा नहीं भी लगता है फिर भी तो पढ़ना पड़ेगा। और फर्स्ट पेपर के लिए संस्कृत के स्टूडेंट को थोड़ा मैथ वगैरह वीक रहता है, तो मेरे भैया हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे, तो उनके अथी में डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है, तो ये आप इजीली 1-2 महीना के अभ्यास से कवर कर सकते हैं। और अनुपात समानुपात उसमें पूछ दिया जाता है, तो मेरे हिसाब से। और डीआई ऐसा चीज़ है, आपका अगर एक बार उसका पूरा फिगर आपके माइंड में कंसेप्ट हो गया, आप उसको एक बार सेट कर दिए, तो आपका 5 का 5 नंबर रखा हुआ है, 5 का 5 क्वेश्चन सही हो जाता है। आपका सेकंड पेपर आपका नेट दिलाएगा, पर फर्स्ट पेपर आपका जेआरएफ दिलाएगा। 3 छात्र और 1 छात्रा ने यहाँ से इस बार जेआरएफ किया है। हम लोग विभाग अध्यक्ष
की अध्यक्षता में इन्हें सम्मानित भी किए हैं। ये मैथ रीजनिंग और मैथ नहीं, ये मैथ में DI फिर मैथ में कुछ पूछ देते हैं अलग से, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछ देते हैं, लाभ हानि से पूछ देते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं उतना डेप्थ में नहीं गई थी। डीआई मैं पूरी प्रैक्टिस की थी, मेरा डीआई बन ही जाना चाहिए किसी भी तरीका से। और फिर आरसी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो भी, उसमें भी 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों मिलाकर के 10 क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर के चलती थी, वो हो गया। और अब जैसे कि बहुत आदमी करते हैं, उसमें 10 यूनिट है फर्स्ट पेपर में, हायर एजुकेशन है। फिर एक हम लोग में संस्कृत स्टूडेंट पे एक और भी बहुत अच्छा होता है, जो यूजीसी जो अभी पैटर्न पूछ रही है फर्स्ट पेपर का, उसमें वो ना भारतीय जो दर्शन है उससे बहुत ज़्यादा पूछ देते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का जो एक टॉपिक होता है यूजीसी नेट में, वो आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है भारतीय दर्शन में। तो हम लोग भारतीय दर्शन चूंकि पढ़ते ही हैं, तो हम लोग को उससे बहुत हेल्प मिल जाती है उस टॉपिक में। अगर वो भारतीय दर्शन से कभी कभी पूछ देते प्रमाण कितने हैं, या फिर सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं, तो ये हम लोग इजिली कवर कर लेते थे। या फिर जैन दर्शन से संबंधित कुछ पूछ लिया, तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग में भी मेरे क्वेश्चन सही हो जाते थे कभी कभी। और फिर मैंने जैसे उसको और थोड़ा सा पढ़ा, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता है, उसको थोड़ा सा देखा, तो कुछ कुछ बातें होती है जो बहुत ईजी होती है, बस हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये हमसे होगा ही नहीं। संस्कृत के स्टूडेंट खासकर करते हैं, हमसे तो मैथ होगा ही नहीं, हमसे तो रीजनिंग होगा ही नहीं। तो ये है जो एक बार प्रयास और कीजिए। बिना उसमें सही किए हुए JRF तक पहुंचना असंभव है। वही है जो आपका सेकंड पेपर आपका नेट दिलाएगा, पर फर्स्ट पेपर आपका जेआरएफ दिलाएगा। ये बात स्टूडेंट को माननी होगी, जो आपको अगर जेआरएफ चाहिए तो आपको फर्स्ट पेपर। संस्कृत साहित्य में बहुत सारी जो शामिल सिलेबस में रचनाएं भी होगी, तो उस रचना को आप किताब वगैरह खरीद कर पढ़े, या उसका एक समरी जैसे ये गाइड है, ऐसे सब ये जो गाइड है उसमें दिया होगा, तो उसका एक मेन थीम पढ़ लिए, कौन सा पात्र था या क्या था नहीं था, या कैसे क्या कहानी थी, वो किए, या मूल टेक्स्ट को मंगाकर एक एक चीज़ पढ़े। संस्कृत साहित्य में पोर्शन है, जैसे वेद है, वेद में जो भी सूक्त लगे हुए हैं वो तो आपको पूरा पढ़ना होगा उसका अर्थ सहित, क्योंकि अब सूक्त के अर्थ भी पूछ देते हैं, कोई एक विशेष शब्द की पूछ देगा इसका अर्थ क्या है, डिटेल में पूछता है, कभी वो ऊपर ऊपर से यूजीसी नेट नहीं पूछता है। और उसके लिए तो आप एक बार आपको मूल टेक्स्ट पढ़ना होगा। जितने भी गाइड वगैरह होते हैं वो उसके ऊपर एक पॉलिश करने के लिए होता है। आपको जितने भी है आपको खुद के भी नोट्स बनाने चाहिए। बहुत स्टूडेंट गलती करते नोट्स बनाते ही नहीं हैं, तो ऐसा गलती मैंने पहली बार किया था, तो मेरा उस बार नेट जेआरएफ कुछ नहीं हुआ था। तो फिर मैंने समझा नहीं, नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और नोट्स अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा, एक चैप्टर पढ़े उसका समरी में 3-4 लाइन में जो नोट्स बन पाता था, वो नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम नजदीक आया, आप नोट्स लेकर के बैठे हो, पता चला जो 10 पन्ना तो नोट्स ही बना हुआ है, एक चैप्टर का 10-10 पन्ना नोट्स है। शॉर्ट नोट्स जितना हो सके, समरी टाइप का नोट्स आप बनाइए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है एग्जाम के लास्ट समय में, जब 10 दिन बाकी है। आप कैसे उतने बड़े सिलेबस को कवर कर सकते हैं बुक से, तो उसके लिए नोट्स चाहिए। अच्छा, संस्कृत साहित्य में रचनाएं भी है इसमें शामिल, तो उसी तरह से कि रचना को पहले आप पढ़िए, उसके बाद ही गाइड या जो भी किताब है उसको पढ़िए, तभी आपकी समझ जो है, समझ कर आप चीज़ों को, यहाँ तो रटना है बस, गाइड में तो सिर्फ रटना है, और वहाँ आप समझते हैं तो इसको रटने में, समझने में। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक से भी प्रैक्टिस किए थे। पेपर 1 के लिए कौन से किताब को पढ़े? पेपर 1 के लिए मैं केवीएस मदान की पुस्तक आती है, उसकी, और फिर दृष्टि प्रकाशन की पुस्तक थी, तो वो दोनों पुस्तक मैंने पढ़ा था। और फिर मेरा इसमें ऑनलाइन भी बहुत सारा सहयोग था, जितने भी यूट्यूब चैनल वगैरह सब, तो उससे भी मैंने पढ़ा था। अच्छा, यूट्यूब से भी मदद लिया था आपने पेपर 1 में? बिल्कुल, बिल्कुल। यूट्यूब से भी लिया था। अनअकैडमी में बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ होते हैं, वो भी मैं देखती थी। इसी तरह बायजूस, पहले बायजूस ग्रेडअप था, मैं उस समय से उसको फ़ॉलो कर रही हूँ। तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आजकल बहुत अच्छा है। आप चाहे, दरभंगा में बहुत सुविधा नहीं है अभी भी फर्स्ट पेपर के लिए या फिर सेकंड पेपर के लिए, तो आप ऑनलाइन ईज़िली कवर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की परीक्षा एक तरीके से योग्यता परीक्षा है, और इन लोगों ने नेट से एक कदम आगे निकलते हुए नेट प्लस JRF हासिल किया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो भविष्य में बनेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है, और मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि जल्द से जल्द वो दिन आए। अगर आप इनकी योजनाओं को, रणनीतियों को अच्छे से समझ कर, देखिए सबकी परिस्थितियां अलग होती है और सबका दायरा अलग होता है, ये जरूरी नहीं कि इन्होंने जो कहा वही आपको करना है। आप अपनी मजबूती कमजोरी को ध्यान में रखकर अगर योजना बनाते हैं तो निश्चित तौर पर ही आपके लिए कारगर होगा। अगर आप संस्कृत साहित्य के बच्चे हैं, तभी ये इंटरव्यू करना जो है सही होगा। आपके विभाग में रहते हुए 3 बच्चे ने JRF हासिल किया, तो किस तरह से पढ़ाते थे? मैं डॉक्टर RN चौरसिया हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। और 3 छात्र और 1 छात्रा ने यहाँ से इस बार JRF किया है। हम लोग विभाग अध्यक्ष की अध्यक्षता में इन्हें सम्मानित भी किए हैं। और ये छात्र कहीं कोचिंग लेने नहीं गए, बल्कि विभाग के ही शिक्षक डॉक्टर ममता स्नेही हैं, डॉक्टर घनश्याम महतो हुए, मैं हुआ, और इनके ही मार्गदर्शन में इन्होंने कठिन मेहनत किया है, और इनको गार्जियन का, बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिला है। और ये इस बार, इसके पहले तीनों ही नेट थे। 4 छात्राओं में चारों नेट किए पहली दफ़ा, और दूसरी बार में फिर JRF इनका निकला। तो इसका मतलब ये भी है कि सर संस्कृत में अवसर बहुत है। संस्कृत में बहुत रोजी रोजगार के अवसर हैं, सरकारी नौकरी भी है। एक वजह इसका यह भी है कि संस्कृत में अक्सर कम छात्र होते हैं, इसलिए अवसर ज़्यादा मिलता है, खास करके शिक्षा लाइन में, चाहे वो मध्य विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षक बनने तक, प्रशासनिक सेवा BPSC से लेकर के UPSC तक में जाएं, या देश से लेकर के विदेश तक में जितने भी
तरह के ज्योतिषी होते हैं, पुरोहित होते हैं, और जो खास करके अंग्रेजी जिन्हें कुछ जानकारी बेहतर है, उनके लिए विदेशों में बहुत अवसर प्राप्त हैं। आज पूजा कराने वाले के लिए कमी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है अच्छे पंडित को खोजने में, और यह कार्य विश्व के तमाम देशों में हिंदू लोग जहाँ भी हैं, वे पुरोहित के माध्यम से ही, संस्कृत भाषा के माध्यम से ही पूजा पाठ कराते हैं। अच्छा, ये बताइए कि संस्कृत कहा जाता है कि सभी भाषाओं की जननी है, तो रुचि क्यों ऐसे विद्यार्थियों में कमती जा रही है लगातार संस्कृत को लेकर? क्या कारण है कि युवाओं में खास करके मैंने देखा है कि बहुत कम रुचि, जबकि इसमें संभावनाएं बहुत है? कई कारण हैं, सामूहिक रूप से एक कारण जिम्मेवार नहीं है, शिक्षक भी हैं कहीं न कहीं, और समाज में जो संस्कृत के प्रति धारणा रही है पहले, अब बहुत धारणा बदल गई है। संस्कृत कहा जाता है कि पूजा पाठ की भाषा है, केवल ब्राह्मण इसमें पढ़ते हैं, वो धारणा आज पूरी तरह टूट गई है। इसीलिए अब प्रतिशत बढ़ा है, छात्रों की रुझान हो रही है, लेकिन समाज में जो कई वर्षों से, दशकों से, सैकड़ों साल से जो बनी हुई धारणा है, उसको टूटने में थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन अब कोई भाषा किसी जाति वर्ण की नहीं होती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो अब अन्य वर्ग सभी लोग का प्रयास हो रहा है, और संस्कृत की ओर छात्रों की रुझान बढ़ी है निश्चित रूप से। कभी इसी विभाग में आप देखेंगे तो कभी 3 छात्र हुआ करते थे, कभी 2 छात्र, कभी शून्य भी रहा है। अच्छा, ऐसा भी रहा? कभी लिस्ट आप देख रहे हैं, अच्छा। एक भी छात्र नहीं थे, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ 27 छात्र हैं द्वितीय सेमेस्टर में, और चतुर्थ सेमेस्टर में 26 छात्र हैं, और नया प्रथम सत्र में एडमिशन होने वाला है अक्टूबर फर्स्ट वीक में, उम्मीद करते हैं, तो उसमें छात्र की संख्या बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।